वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 24 मार्च 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। उसके पहले एक सवाल जो ये है कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था आपका वो तो अक्टूबर में हुआ था और इस बार हो रहा है 5 जून को प्रीलिम्स। तो करंट अफेयर्स कितना कवर करें, अक्टूबर से या फिर जून के पहले से? देखिए, इन जनरल आपको एक साल का करंट अफेयर्स कवर करना होता है। आई विल रिकमेंड कि आप मई टू मई करंट अफेयर्स कवर करें। वैसे अप्रैल तक कर लेंगे काफ़ी रहेगा, आपकी इच्छा हो तो आप मिड मई तक भी कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि कई बार हम देखते हैं कि जो करंट अफेयर्स होता है वो एक साल के पहले का आ जाता है। अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई करंट अफेयर्स एक साल के पहले का मिलता है तो यहाँ पे आपको दो बातों को समझना होगा। पहली बात तो ये कि भले ही वो करंट अफेयर्स एक साल पहले बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आपके रिसेंट ईयर में भी देखने को मिला होता है, एंड दैट इज द रीजन कि वो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है या उस करंट अफेयर्स पे आ जाता है। दूसरी बात कि अगर वो करंट अफेयर्स एक साल पहले का है भी तो ये फिजिबल नहीं होता कि ऐसे एक दो क्वेश्चंस के लिए आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ने बैठ जाए। जिसने पिछले साल की तैयारी में पढ़ा है उसके लिए ठीक है, वो एक बार देखना चाहता है तो देख ले, लेकिन जो ऑल टुगेदर नया पढ़ने वाला है वो तो ना पढ़े। आप एक साल के करंट अफेयर्स पे अपनी होल्ड बनाइए। आई विल रिकमेंड कि आप अप्रैल टू अप्रैल का कवर कर लीजिए या फिर मिड मई तक कवर कर सकते हो। इसके साथ ही दूसरा सवाल ये जुड़ के आता है कि आपको प्रीलिम बूस्टर कब तक देखना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको एग्जाम के 20 दिन पहले तक करंट अफेयर्स को देखते रहना चाहिए, प्रीलिम बूस्टर को। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको वो जो 20 दिन छूटे हैं उनको बाद में कवर करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं प्रीलिम बूस्टर में कही गई हर बात केवल प्रीलिम्स के लिए ही काम की होती है। जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो जो भी बातें हम डिस्कस करते हैं वो एग्जाम्पलीफाई करने में या पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के काम आता है। तो ये मेंस में भी काम आ ही जाता है इन एनी फॉर्म, वैसे भी आपको कवर तो करना ही होगा। तो अगर आप चाहें तो 20 से 25 दिन पहले प्रीलिम बूस्टर देखना बंद कर सकते हैं, जिससे बाद में प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद आप दो तीन तीन वीडियो देख के कवर कर सकते हैं। तो चलिए, करंट अफेयर्स पे ये बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अपना जो पहला आर्टिकल है वो नवरोज के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ग्रीट किया नवरोज के ओकेशन पे 21 मार्च को। नवरोज न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है पारसी कम्युनिटी के लोगों का, जिन्हें आप जोरोस्ट्रियन भी बोलते हैं। फर्दर मुस्लिम्स में दोनों ही जो खेमे हैं, शिया या फिर सुन्नी, वो लोग नवरोज के फेस्टिवल को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 21 मार्च को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 1079 AD की बात है, जो पर्शिया जो पहले का ईरान था उसको बोलते थे, तो आप पर्शियन कह लीजिए, ईरानियन कह लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ के जो राजा थे, नाम था जलालुद्दीन मलिक शाह, उन्होंने इस फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर सकें लोगों से और रेवेन्यू जनरेट कर सकें। 21 मार्च को इसे हर साल देखा जाता है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी शामिल है। भारत में इस त्यौहार को जमशेद नवरोज के नाम से पुकारा जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्सेनिक पोल्यूशन के बारे में है। जल जीवन मिशन चल रहा है भारत सरकार का, जहां पर जो फंड्स को अलोकेट किया जाता है स्टेट्स या यूटीज को, तो 10% का वेटेज ऐसी पॉपुलेशन वाली एरिया को दिया जाता है जो किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर केमिकल कंटेमिनेशन पानी में बहुत ज्यादा है, इंक्लूडिंग आर्सेनिक। आर्सेनिक काफी खतरनाक हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। आर्सेनिक एक नेचुरल सेमी मेटलिक केमिकल कंपोनेंट है जो अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। ये वाइडली आपको एनवायरमेंट में मिल जाएगा, हवा में भी मिल जाएगा, पानी में भी मिल जाएगा और मिट्टी में भी मिल जाएगा। जो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक कंपाउंड है वो ज्यादा खतरनाक होता है ऑर्गेनिक की तुलना में। अगर आप सोर्सेस की बात करें तो जो 90% आर्सेनिक पोल्यूशन आपको मिलेगा वो तो जियोजेनिक होता है। जियोजेनिक का मतलब ये होता है कि जो क्रस्ट का हमारे निर्माण हुआ है, अर्थ जब बनी है उसके दौरान ही आर्सेनिक सॉइल्स एंड ऑल में प्रेजेंट है और वो पानी के साथ मिल जाता है, उसको पोल्यूट कर देता है। जो एल्यूवल सेडिमेंट्स होते हैं वो आर्सेनिक कंटेमिनेशन का मेजर पार्ट होते हैं, बिकॉज वहां पर वो थोड़ा सा लूज फॉर्म में होता है और जल्दी से मिक्स हो जाता है ग्राउंड वाटर के साथ। बाकी टेक्टोनिक प्रोसेस, माउंटेन बिल्डिंग, इरोजन, सेडिमेंटेशन, ये जो नेचुरल प्रक्रिया है इससे भी ये पोल्यूशन होता रहता है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जब किया जाता है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री एक्विफर्स से, तो वहां पर ये कंटेमिनेशन ज्यादा खतरनाक होता है। जो यंगर ओरोजेनिक बेल्ट्स हैं, जहां पर चट्टानी नहीं बनी हुई है, वहां पर ये कंटेमिनेशन ज्यादा प्रभावी होता है। प्रभाव की बात करते हैं तो इससे पॉइजनिंग हो सकती है किसी भी ह्यूमन को, अगर आर्सेनिक हमारी बॉडी में जाता है इंजेक्शन के जरिए, एब्सॉर्प्शन के जरिए, या फिर हम किसी भी फॉर्म में उसे इनहेल करते हैं। तो अगर हम लंबे समय तक आर्सेनिक के प्रभाव में रहते हैं या ग्राउंड वाटर का लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं जो कंटेमिनेटेड है आर्सेनिक से, तो कई सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें स्किन, लंग्स, किडनी, ब्लैडर कैंसर तक शामिल है। मतलब इन पार्ट्स को नुकसान हो सकता है। कोरोनरी हेल्थ डिसीज हो सकती है, बाकी ब्रोंकियाटिस, इसके अलावा कुछ अन्य बीमारियों के होने का भी खतरा रहता है, इंक्लूडिंग आर्सेनिकोसिस। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस शिवाजी के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने अभी हाल ही में आईएनएस शिवाजी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया है इन द फील्ड ऑफ मरीन इंजीनियरिंग। आपको नाम से लग नहीं रहा होगा ना कि कोई कॉलेज है, एक्चुअली में एक कैंपस है जहां पर कॉलेज सिचुएटेड है। आईएनएस शिवाजी इंडियन नेवल स्टेशन है, बेसिकली ये लोनावला में है महाराष्ट्र में, और यहीं पर नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है, तो इसे ही अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर जो इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें एजुकेट और ट्रेन किया जाता है। 3 प्रीमियर ट्रेनिंग एंटिटीज हैं यहाँ पे। एक तो है सेंटर ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मरीन इंजीनियरिंग, और तीसरा है स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस। जो नेवल स्टेशन है इसे फरवरी 1945 में बनाया गया था। आईएनएस शिवाजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो मरीन इंजीनियरिंग का कॉलेज है पूरा, इसे 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। काफ़ी ब्रॉड तरीके से इसको काम दिए गए हैं, जिसमें शामिल हैं कि ये एक नीशे टेक्नोलॉजिकल इंडक्शन तैयार करें, नेवल एप्लीकेशंस को लेकर क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा दें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें। बड़ा गोल ये है कि स्किल्स को इंप्रूव करना है जो हमारे पर्सनल्स इंडियन नेवी के हैं या फिर फ्रेंडली फॉरेन नेवीज के हैं, इस पूरे इकोसिस्टम को इनको स्किल करना होता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 को लेकर है। इस समय काफ़ी ये मामला हाईलाइटेड है क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि दिल्ली में म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं वो ऑन टाइम हो जाएं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन चुनावों को टाल दिया है। चुनावों को टालने का कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बताया गया है वो ये है कि वहां पर राइट नाउ 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वर्क करते हैं। ये अलग अलग एंटिटीज फायदेमंद नहीं है, इन्हें आपस में मर्ज कर दिया जाना चाहिए, और जो चुनाव हैं उन्हें मर्ज करने के बाद ही करवाया जाना चाहिए। जबकि जो आम आदमी पार्टी का आरोप है उनका ये कहना है कि ऐसा जो केंद्र सरकार है वो इसलिए कर रही है बिकॉज वो ये परसीव कर रहे हैं कि अभी उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल है। खैर, इस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकले तो अभी हुआ क्या है, इस अमेंडमेंट को जिसे अभी अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, इसमें जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है उन्हें आपस में सब्ज्यूम कर दिया गया है 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को। तो पहला है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और तीसरा ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन कॉर्पोरेशंस को ट्राइफरकेट किया गया था 2012 में। 2012 में इन्हें अलग अलग किया गया था और अब वापस से इन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। तो इस चूंकि ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा है, इसलिए भी इस आर्टिकल को कवर करना जरूरी था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो डिवीजन है कॉर्पोरेशन का, ये रेवेन्यू जनरेशन में नुकसान पहुंचाता है, अनइवन है, और जो गैप होता है रिसोर्सेज का तीनों ही कॉर्पोरेशंस में, उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता। ये जो गैप है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। दैट इज द केस कि यहाँ पर इन तीनों कॉर्पोरेशंस को ऐड करने की बात की गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बिप्लोबी भारत गैलरी के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है बिप्लोबी भारत गैलरी को विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में शहीद दिवस के मौके पे, यानी कि 23 मार्च को। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में लोकेटेड है। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है, मुझे एक बार यहाँ जाने का मौका मिला था। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये। तो आपको भी अगर कभी कोलकाता जाने का मौका मिले और आपके पास समय हो तो इस लोकेशन को आप विजिट कर सकते हैं। इट्स अ नाइस प्लेस टू हैव अ विजिट। वहीं पर इस गैलरी को अभी इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ पर इस गैलरी के माध्यम से जो कंट्रीब्यूशन है रिवोल्यूशनरीज का, उन्हें डिस्प्ले किया जाएगा, जो फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व रहे, जिन्होंने आर्म रेजिस्टेंस किया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ। पर्पस इस गैलरी का ये है कि जो हिस्टोरिक होलिस्टिक व्यू है इवेंट्स का 1947 तक जो चले हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में रिवोल्यूशनरीज के द्वारा जो चलाए गए, हम उन्हें शोकेस करें, लोगों को दिखाएं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम के बारे में है। ड्रग के जो लोग आदी हैं उन्हें उससे डी एडिक्ट करवाया जाए। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन्फॉर्म किया राज्यसभा को इस प्रोग्राम के बारे में। डीडीएपी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसे ऑपरेट कर रही है। 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव है। पहला तो ये कि हम अफोर्डेबल, इजीली एक्सेसिबल और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट दें, ऐसा ट्रीटमेंट जो ठीक है कि काम करेगा, और इसके माध्यम से जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनको भी बेटर किया जाएगा। दूसरा ये है कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है जो हेल्थ केयर स्टाफ इन्वॉल्व है इस प्रकार के डी एडिक्शन प्रोग्राम में, ताकि इस प्रकार के डिसऑर्डर्स को वो अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए। यहां पर देखिए इंप्लीमेंट कर रही हैं 3 एंटिटीज, एम्स न्यू दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़ और निमहंस बेंगलुरु। जो नोडल सेंटर है वो नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है, जो कि एम्स में ही लोकेटेड है, वो इसको पूरा हैंडल कर रहे हैं। कुछ अन्य प्रोग्राम्स भी हैं जो ड्रग के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। दैट इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। और दूसरा है नशा मुक्त भारत अभियान, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ही इनिशिएटिव है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के बारे में है। इसका 5th एडिशन अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया। किसने ऑर्गेनाइज किया? नीति आयोग। ये जानकारी महत्वपूर्ण है, किसने ऑर्गेनाइज किया इसको? नीति आयोग ने।
इनिशिएट किया गया इसको नीति आयोग के द्वारा। इसके जरिए हाईलाइट करते हैं उन महिलाओं को जिन्होंने बहुत ही कमेंडेबल या ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स लिए हैं और वो चेंज मेकर बनी हैं, लीडर बनी हैं। 2018 से इस अवार्ड को होस्ट किया जा रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के अंडर में, जो कि फोकस करता है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ये एक एग्रीगेटर पोर्टल है। इस पोर्टल की मदद से जो महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप है उसे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। 3 पिलर्स हैं इसके। पहला है इच्छा शक्ति, जिसमें महिलाओं को मोटिवेट किया जाता है कि वो बिजनेसेस को लेकर एस्पायरेशंस बढ़ाएं। दूसरा ज्ञान शक्ति, उन्हें प्रोवोक किया जाता है, नॉलेज दिया जाता है कि पूरा इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है और वो कैसे एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं। तीसरा है कर्म शक्ति, वहां पर उन्हें हैंड ऑन सपोर्ट दिया जाता है। केवल बातें करने से तो बात बनेगी नहीं, कैसे वो अपने सेटअप को और स्केल कर सकती हैं, बिजनेस को कैसे बढ़ा सकती हैं, उसके लिए एक बढ़िया सा सपोर्ट भी उनको मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बीबीएनजे ट्रीटी के बारे में है। 4th इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ है, ICG4 हुआ है इस मीटिंग को लेकर। सबसे पहले तो बीबीएनजे ट्रीटी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म समझ जाएंगे तो आपको वैसी आधी बात क्लियर हो जाएगी। यहां पर इसका फुल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हर देश के पास होती है, लेकिन कुछ बायोडाइवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो किसी भी देश के डोमेन में नहीं होती। उन्हें कैसे कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए है ये बीबीएनजे ट्रीटी। एग्जाम्पल के तौर पे हर देश के पास समंदर का कुछ हिस्सा होता है, जिसमें शामिल होते हैं टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन उसके बाद एक एरिया आता है हाई सी का, जिसे कोई ओन नहीं करता। वहां पर भी तो बायोडाइवर्सिटी होती है। अगर उसका कोई ओवर एक्सप्लॉयटेशन करे, उसे नुकसान पहुंचाए, तो उसका नुकसान अल्टीमेटली पूरी दुनिया को होगा। तो हाई सी का जो एरिया है, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसे आप बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वहां पे किसी भी देश का जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो इस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो ट्रीटी साइन की गई है, दैट इज बीबीएनजे ट्रीटी। अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। इसी की चौथी जो कॉन्फ्रेंस है उसको आयोजित किया गया था, और ये जो पूरा आयोजन था वो अनक्लॉज के अंडर में हुआ। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। बीबीएनजे ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ हाई सी के नाम से भी पुकारा जाता है, बिकॉज इसमें फोकस एरिया हाई सी का रहता है। मतलब वो एरिया जो किसी भी देश के नेशनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का हिस्सा हाई सी का। इनफैक्ट हाई सी 95% कवर करता है जो भी वाटर बॉडीज हैं उनका। ये कोशिश करते हैं कि जो मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका सस्टेनेबल इस्तेमाल किया जाए और यूनाइटेड नेशंस के एम्बेट में निगोशिएशंस किए जाएं यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। ट्रीटी को अनक्लॉज के फ्रेमवर्क के भीतर ही इंप्लीमेंट किया गया है और ये हाई सी के एरिया को कवर करता है। यहां पर देखिए, बेसिकली एक पैकेज है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। कोशिश की जाती है कि मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के सस्टेनेबल यूज और कंजर्वेशन को बेटर किया जाए। ठीक है, फर्दर वहां के मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस और जो बाकी नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड इकोसिस्टम है उसे बचाया जाए। एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स तैयार किए जाएं। हर एरिया को मैनेज करने का तरीका अलग हो सकता है, टूल्स अलग हो सकते हैं, तो उनको अलग अलग बाइफरकेट कर लें। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाए, कितना नुकसान हो रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए ताकि मरीन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकें और सभी देश जो मरीन इन्वायरमेंट है उसे बचा सकें। हाई सी अलायंस एक बना था 2011 में। इसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स शामिल हैं जो एक स्ट्रॉन्ग कॉमन वॉइस के साथ आते हैं। 40 से ज्यादा एनजीओज और IUCN इसमें शामिल है। चलते हैं स्कीम के सेगमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम डिस्कस कर रहे हैं। आज की स्कीम है 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। मे भी आपने इसके बारे में सुना भी हो। बहुत ही आसान सी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम है। काफी लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। होता क्या था, एक व्यक्ति ने सपोज करिए 1995 से लेकर 2010 के बीच में अपनी सर्विसेज दी हैं, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को। और एक व्यक्ति है जिसने सन 2000 से लेकर 2015 के बीच में अपनी सर्विसेज दी हैं। दोनों की रैंक सेम थी, सेम रैंक पर थे, लेकिन चूंकि दोनों के रिटायरमेंट का जो समय है, दोनों ही लोगों का, दोनों ही पर्सनल्स का, वो डिफरेंट है, तो दोनों लोगों की जो पेंशन होगी वो अलग होगी। क्योंकि जो पेंशन है वो उस समय के पे कमीशन की रिकमेंडेशन पे बेस्ड होगी और बेसिकली उसका ग्राउंड होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसी के बेसिस पे पेमेंट मिलती है। अब ये इंडिविजुअल जो 1995 से 2010 के बीच में सर्व कर रहे थे, इनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कम रही होगी तो उनको पेंशन कम मिलेगी, और जो 2000 से 2015 के बीच में सर्व किए हैं उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी ज्यादा होगी तो उनको पेंशन ज्यादा मिलेगी। जबकि बात 2022 की हो रही है, 2022 में दोनों ही लोगों ने सेम रैंक पर अपनी सर्विसेज सेम टाइम तक दी हुई हैं, लेकिन पेंशन डिफरेंट है बिकॉज उनके रिटायरमेंट का टाइम अलग अलग है। तो इस चीज को लेकर डिमांड चली थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। ये बोला कि सेम रैंक पर सेम टाइम तक सर्व करने वाले लोगों की पेंशन सेम होगी। इस बात को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी सर्विसेज कब दी थी और वो कब रिटायर हुए। इन पेंशंस को हर 5 साल में रीफिक्स किया जाएगा और जो एक्स सर्विसमैन हैं
जिन्हें पेंशन दी जा रही है वो पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे जब रिटायर हुए थे वो पहले दी जाती थी, बट अब ऐसा नहीं करेंगे, अब सबको इक्वल मिलेगा। इससे ये लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था, उनको तो ये फायदा नहीं मिलेगा। अभी वन रैंक वन पेंशन का मामला आया कब था? इंदिरा गांधी जी ने इस बात के बारे में जिक्र किया था 1973 में, जब वो सरकार में आई थी जीतकर। 1971 में बांग्लादेश वॉर जो हमने जीता था, उसके बाद ये कहा था कि वन रैंक वन पेंशन का प्रावधान होना चाहिए, जो हालांकि बहुत बाद में लागू हुआ। रिविजन करते हैं। नवरोज न्यू ईयर सेलिब्रेशन है पारसीज एंड मुस्लिम्स का, दैट्स ट्रू। आर्सेनिक सेमी मेटलिक केमिकल कंपाउंड है, ये भी सही है। INS शिवाजी वेस्ट बंगाल के नेवल, जो इंडियन नेवल स्टेशन है वेस्ट बंगाल में, ये वो है, वो गलत है, ये लोनावला में है महाराष्ट्र के। बिप्लोई भारत गैलरी लोनावला महाराष्ट्र देखिए रिप्लेस हो गया है, ये वेस्ट बंगाल में है कोलकाता में, ये भी गलत हो गया। हाई सी अलायंस 1992 में, गलत, 2011 में। हाई सी अलायंस कब था? 2011 में, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। PDF कहाँ मिलेगी पता है ना? ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाइएगा, डाउनलोड करिएगा PDF को, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो, और रिविजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।